नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी नेस्ट 1993 में। एक ऐसी जगह जहां किताबें बातें करती हैं और कहानियां जीवंत होंठती हैं। अगर आपको साहित्य से प्यार है, किताबों की दुनिया में खो जाना पसंद है या फिर मोटी मोटी किताबों को पढ़ने का समय नहीं मिलता, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी नेस्ट 1993 में हम आपके लिए लाते हैं प्रसिद्ध पुस्तकों की सरल, रोचक और सार गर्भित समीक्षाएं और कहानियां। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, मनोरंजन चाहते हैं और साहित्य की गहराइयों में गोता लगाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकाव्य की जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के समय था। ये कहानी है एक किसान की, माटी से जुड़े एक इंसान की और उसकी आकांक्षाओं की। ये कहानी है गोदान की। एक गाय, बस एक गाय, यही तो थी होरी के जीवन की आखिरी इच्छा। एक ऐसा सपना जो उसे मिट्टी में मिलने से पहले जमीन में और गहरा धंसा गया। ये कहानी है उस आदमी की जिसने गोदान का सपना देखा, लेकिन जिसकी किस्मत में सिर्फ कर्ज का बोझ लिखा था। ये कहानी है गोदान की। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कथाकार। उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान सन 1936 में लिखा गया। ये उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें किसानों की दारुण दशा, सामंतों का शोषण और नारी जीवन की विठंबनाओं का चित्रण मिलता है। गोदान का मतलब होता है गाय का दान। हिंदू परंपरा में माना जाता है कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रेमचंद ने इस शीर्षक से करारा सवाल उठाया है कि जिस समाज में गाय को पूजा जाता है, उसी समाज का एक गरीब किसान अपने जीवन भर की इच्छा एक गाय खरीदने की भी पूरी क्यों नहीं कर पाता। ये कहानी है होरी की, उसके परिवार की और उसके गांव बेलारी की। होरी का सबसे बड़ा सपना है एक गाय खरीदना। उसके लिए गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा और धार्मिक पुण्य का प्रतीक है। लेकिन इस साधारण सी इच्छा की पूर्ति में उसकी अपनी जमींदार, साहूकार, पुलिस और यहाँ तक कि उसका अपना समाज भी रोड़ा अटकाता है। चलिए दोस्तों, इस मार्मिक कहानी के सफर पर मेरे साथ चलिए। होरी का गाय का सपना। उपन्यास की शुरुआत बेलारी गांव में होरी और उसकी पत्नी धनिया के बीच झगड़े से होती है। होरी गाय खरीदना चाहता है और धनिया उसका पूरी ताकत से विरोध कर रही है। धनिया कहती है, बैल तो हैं ही दो, खेती के लिए बहुत हैं। गाय लाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा और वो कर्ज हमें कब तक डुबोरेगा, तूने सोचा है? ये तेरे सपने सिर्फ अंधेर हैं होरी। लेकिन होरी के लिए गाय सिर्फ दूध या गोबर की बात नहीं है, वो उसकी इज्जत का सवाल है। गाय होने का मतलब है दूध, घी, खाद और सबसे बड़ी बात गोदान का पुण्य। ये सपना उसकी धार्मिक और सामाजिक सोच की गहराई दिखाता है। इसी बीच गांव का साहूकार झिंगुरी सिंह होरी को 5 रुपए उधार देने का लालच देता है। होरी का मन ललचा उठता है और अध्याय यहीं खत्म होता है, होरी के अंदर के इस द्वंद्व और धनिया की आशंका के साथ कि ये गाय उनके परिवार के लिए कलेजे का कांटा बन जाएगी। गाय की खरीद और नए झंझट। होरी झिंगुरी सिंह से 5 रुपए उधार लेकर बाजार जाता है और 20 रुपए में गाय खरीद लाता है। गाय को देखकर गांव भर में चर्चा होने लगती है। कोई तारीफ करता है तो कोई जलन से जलता है। होरी का छोटा भाई हीरा तो मन ही मन जल भुन जाता है। उसे लगता है कि होरी ने पैतृक संपत्ति का उसका हिस्सा खर्च करके ये गाय खरीदी है और यहीं से भाईचारे में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। गाय के घर आते ही नए झंझट खड़े हो जाते हैं। धनिया का गाय की देखभाल को लेकर होरी से विवाद होता है। होरी का बड़ा बेटा गोबर, जो जवान और उद्दंड है, गाय चराने की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अब परिवार पर एक अदृश्य आर्थिक बोझ बढ़ गया है। झिंगुरी सिंह का कर्ज ब्याज समेत चुकाना है और गाय के चारे दाने का इंतजाम भी करना है। होरी खुश तो है, लेकिन उसकी खुशी के पीछे गहरी चिंता छिपी है। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि गरीब आदमी की हर खुशी किसी न किसी नई चिंता को जन्म देती है। गाय का वरदान अभी अभिशाप बनने वाला है। हीरा का विद्रोह और पारिवारिक कलह। हीरा की जलन अब आक्रोश में बदल जाती है। वो होरी से सीधे अपने हिस्से की जमीन और पैसे मांगने लगता है। होरी समझाने की कोशिश करता है कि गाय उसने अपने पैसे से खरीदी है, लेकिन हीरा नहीं मानता। ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। धनिया बीच बचाव करती है, लेकिन हीरा का मन भर चुका है। वो अलग होकर रहने का फैसला कर लेता है। ये पारिवारिक विघटन होरी के लिए बहुत बड़ा आघात है। हिंदू समाज में संयुक्त परिवार की जो मान्यता है, वो टूटती दिख रही है। होरी दुखी है, लेकिन उसकी गाय के प्रति आसक्ति कम नहीं होती। प्रेमचंद यहाँ गांवों में जमीन जायदाद को लेकर होने वाले झगड़ों की सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। हीरा का किरदार एक ऐसे इंसान का है जो खुद तो शोषित है, लेकिन गलत फहमी में अपने ही भाई को शोषक समझ लेता है। असल समस्या कहीं और गहरी है। गाय की मृत्यु और त्रासदी। एक दिन गाय अचानक बीमार पड़ जाती है।
होरी और धनिया उसकी सेवा में जुट जाते हैं, लेकिन गाय की हालत बिगड़ती ही जाती है। गांव का पंडित दातादीन कहता है कि गाय पर किसी की बुरी नज़र लग गई है। होरी पूजा पाठ करवाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और फिर एक दिन गाय मर जाती है। गाय की मृत्यु होरी के लिए एक भयानक त्रासदी है। उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। 20 रुपए की गाय मर गई और झिंगुरी सिंह का कर्ज अभी भी उसके सिर पर है। इससे भी बड़ी बात यह है कि गाय मरने पर उसका चमड़ा उतारना पड़ता है, जिसे पाप माना जाता है। होरी ये काम खुद नहीं कर सकता। उसे गांव के चमार माधव को बुलाना पड़ता है, जो गरीब तो है ही, समाज में अछूत भी माना जाता है। ये दृश्य सामाजिक ऊंच नीच की क्रूरता को उजागर करता है। होरी जैसा गरीब किसान भी एक अछूत से अपना पाप धुलवाता है। गाय की मौत सिर्फ एक आर्थिक क्षति नहीं, बल्कि एक नैतिक और सामाजिक संकट भी है। ऋण का बोझ और जमींदार का दबाव। गाय मरने के बाद होरी की आर्थिक हालत और बिगड़ जाती है। झिंगुरी सिंह ब्याज समेत कर्ज वसूलने के लिए दबाव बनाने लगता है। उधर जमींदार राय साहब का लगान भी देना है। होरी के पास पैसे नहीं है। वो जमींदार के एजेंट नोखेराम से समय मांगता है, लेकिन नोखेराम उसकी एक नहीं सुनता। वो धमकी देता है, लगान नहीं दिया तो तेरी जमीन छीन ली जाएगी। होरी मजबूर होकर और कर्ज लेने का फैसला करता है। इस बार वो गांव के एक और साहूकार लाला झाऊलाल के पास जाता है। झाऊलाल उसे ऊंचे ब्याज पर रुपए तो देता है, लेकिन शर्त ये रखता है कि होरी अपनी आने वाली फसल का एक बड़ा हिस्सा उसे ही बेचेगा। होरी मजबूरन ये शर्त मान लेता है। यहाँ प्रेमचंद किसान के ऋण जाल को दिखाते हैं। एक छोटा सा कर्ज, ब्याज के चक्रवृद्धि जाल और साहूकारों की शोषणकारी शर्तों के चलते किसान की उम्र भर की गुलामी में बदल जाता है। होरी की ये स्थिति भारत के करोड़ों किसानों की स्थिति की कहानी कहती है। गोबर का प्रेम और युवा विद्रोह। होरी का बड़ा बेटा गोबर अब जवान हो चुका है। उसका गांव की एक विधवा स्त्री झुनिया के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। झुनिया गांव के एक धनी किसान बोरिया की बहू है, जो अब विधवा है। गांव के समाज में विधवा का दूसरा विवाह या प्रेम करना वर्जित माना जाता है। जब ये बात गांव में फैलती है तो बवाल मच जाता है। होरी और धनिया इस घटना से हैरान और गुस्से में है। होरी गोबर को डांटता है और झुनिया का साथ छोड़ने को कहता है, लेकिन गोबर आधुनिक विचारों वाला युवक है। वो समाज की रूढ़ियों और पाखंड को नहीं मानता। वो झुनिया से शादी करने का पक्का इरादा कर लेता है। ये टकराव पीढ़ियों के अंतर और पुराने सामाजिक मूल्यों के खिलाफ युवाओं के विद्रोह को दिखाता है। धनिया, जो खुद मजबूत इरादों वाली है, आखिर में गोबर के पक्ष में खड़ी हो जाती है। वो समझती है कि झुनिया एक बेबस औरत है और गोबर ही उसका सहारा है। इस तरह परिवार के भीतर ही पुरानी और नई सोच की लड़ाई देखने को मिलती है। झुनिया का घर से भागना और सामाजिक बहिष्कार। गोबर और झुनिया के रिश्ते का विरोध इतना बढ़ जाता है कि झुनिया को अपने ससुराल वालों के डर से घर छोड़कर भागना पड़ता है। वो सीधे होरी के घर आकर शरण मांगती है। ये घटना गांव में आग में घी डालने का काम करती है। होरी का परिवार अब समाज की नज़रों में और गिर जाता है। गांव की पंचायत बैठती है और होरी के परिवार को सामाजिक बहिष्कार की सज़ा सुनाती है, यानी कोई उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनकी मदद नहीं करेगा। ये सज़ा गांव के समाज में नियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार है। होरी का परिवार अकेला पड़ जाता है। पहले से ही आर्थिक तंगी थी, अब सामाजिक सहारा भी छिन गया। झुनिया के आने से घर में एक और मुंह बढ़ गया है, जिसका पालन पोषण करना अब होरी की जिम्मेदारी है। प्रेमचंद यहाँ औरत की जीवन की विडंबना दिखाते हैं कि एक विधवा के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। उसका अपने ही घर में शोषण होता है और अगर वो प्यार करे तो समाज उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। होरी की थोड़ी राहत और नए संकट। वक्त गुजरता है। गोबर और झुनिया की शादी हो जाती है, भले ही समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। गोबर मेहनत करके कुछ पैसे कमाता है और होरी का कुछ कर्ज चुकाने में मदद करता है। इससे होरी को थोड़ी राहत मिलती है। वो फिर से खेती में जुट जाता है। उसकी छोटी बेटी रूपा भी अब बड़ी हो रही है। लेकिन होरी की ये राहत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जमींदार का नया लगान फिर से आ जाता है। साहूकार झिंगुरी सिंह और झाऊलाल फिर से अपने पैसे याद दिलाने लगते हैं। होरी को लगता है कि वो एक गहरे गड्ढे में गिरता जा रहा है, जहां से निकलना नामुमकिन है। इस अध्याय में प्रेमचंद किसान के जीवन चक्र को दिखाते हैं। थोड़ी सी राहत और फिर नए संकट। किसान की मेहनत कभी उसे कर्ज की जाल से मुक्त नहीं कर पाती। व्यवस्था ही ऐसी है कि वो उसे लगातार दबाए रखती है। राय साहब का आगमन और किसानों की दयनीय दशा। गांव के जमींदार राय साहब शिकार खेलने के बहाने गांव में आते हैं। उनके आने से पूरा गांव हलचल में आ जाता है। सबको उनकी सेवा में लगना पड़ता है। होरी को भी हाजिरी देनी पड़ती है। राय साहब का किरदार उस जमाने के ठेठ जमींदार का है। अंग्रेजों के चापलूस, आलीशान जिंदगी जीने वाले और किसानों का शोषण करने वाले।
राय साहब होरी से लगान की बकाया रकम मांगते हैं। होरी गिड़गिड़ाकर समय मांगता है। राय साहब उसे धमकाते हैं। ये दृश्य जमींदार और किसान के बीच ताकत के फर्क को साफ कर देता है। जमींदार के पास कानून और सत्ता का साथ है, जबकि किसान के पास सिर्फ अपनी लाचारी। प्रेमचंद यहाँ सामंती व्यवस्था की क्रूरता को बेनकाब करते हैं। राय साहब के सामने होरी और दूसरे किसानों की जो दुर्दशा है वो भारत के गांवों की कड़वी सच्चाई है। सोना का प्रेम प्रसंग और समाज का दोहरा चरित्र। होरी की छोटी बेटी सोना अब जवान हो चुकी है। उसका गांव के एक गरीब लेकिन होनहार युवक मंगल के साथ प्रेम हो जाता है। होरी और धनिया को इस बात का पता चलता है। होरी पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन धनिया उसे समझाती है। वो कहती है सोना को किसी अमीर के घर में देने से अच्छा है उसकी शादी उसके चाहने वाले से कर दी जाए। लेकिन समाज की रूढ़ियां फिर रोड़ा बनती हैं। गांव वाले इस प्रेम प्रसंग की निंदा करते हैं। होरी पर सामाजिक दबाव बढ़ता है। यहाँ प्रेमचंद समाज के दोहरे चरित्र को उजागर करते हैं। एक तरफ समाज गोबर और जुनिया के प्रेम की निंदा करता है और दूसरी तरफ सोना और मंगल के प्रेम को भी स्वीकार नहीं करता। समाज का पैमाना सिर्फ पैसा और रुतबा है, प्यार नहीं। इस अध्याय में सोना का किरदार एक आम गांव की लड़की का है जो अपने दिल की बात कह नहीं पाती और समाज के दबाव में घुट-घुट कर रह जाती है। होरी की बीमारी और परिवार का संकट। इन सब आर्थिक और पारिवारिक संकटों के बोझ तले दबकर होरी बीमार पड़ जाता है। वो कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। घर की सारी जिम्मेदारी अब धनिया और गोबर पर आ जाती है। धनिया घर चलाती है और गोबर खेती देखता है। होरी की बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये उसकी मानसिक थकावट और निराशा का प्रतीक है। उसने जिंदगी भर संघर्ष किया, लेकिन कभी सुख चैन नहीं पाया। बीमारी में उसके मन में पछतावा और हताशा के भाव उठते हैं। वो सोचता है काश उसने गाय ना खरीदी होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। प्रेमचंद यहाँ किसान के मानसिक कष्ट को दिखाते हैं। होरी का सिर्फ शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी बीमार है और ये बीमारी पूरी व्यवस्था की देन है। गोबर की शहर यात्रा और नए विचार। होरी के ठीक होने के बाद गोबर घर की आर्थिक हालत सुधारने के लिए शहर जाने का फैसला करता है। वो मजदूरी करके पैसे कमाना चाहता है। शहर जाकर गोबर की सोच बदल जाती है। वहाँ वो नए लोगों से मिलता है, नए विचार के दबाव में ऐसा करता है, भले ही उसकी आर्थिक हालत इसकी इजाज़त ना देती हो। जमींदार का अत्याचार और किसानों का प्रतिरोध। राय साहब का एजेंट नोखेराम किसानों से लगान वसूलने के लिए और ज्यादा सख्त हो जाता है। वो होरी के घर आकर उसे धमकाता है और अपमानित करता है। होरी चुपचाप सब सह लेता है, लेकिन गोबर ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो नोखेराम का डटकर सामना करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। ये घटना गांव में एक नई चिंगारी की तरह है। कुछ नौजवान किसान गोबर का साथ देते हैं। वे जमींदार के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हो जाते हैं। होरी इस सबसे डर जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने जमींदार का विरोध किया तो उसकी जमीन छिन जाएगी और उसे जेल हो जाएगी। यहाँ किसानों के अंदर के डर और उभरते हुए विद्रोह के बीच की जंग दिखती है। प्रेमचंद यहाँ वर्ग संघर्ष की ओर इशारा करते हैं। होरी की जमीन का संकट। साहूकार लाला पट्टीदार होरी से अपना कर्ज वापस मांगने लगता है। होरी के पास पैसे नहीं हैं। पट्टीदार उसकी गिरवी रखी जमीन पर कब्जा करने की धमकी देता है। होरी बहुत दुखी होता है। जमीन किसान की जान होती है। जमीन जाने का मतलब है उसकी रोजी रोटी का सबब खत्म हो जाना। होरी हर तरफ से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। गांव वाले भी अपनी अपनी समस्याओं में उलझे हैं। होरी को लगता है कि अब उसका सब कुछ खत्म होने वाला है। वो धनिया से कहता है, पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था कि इस जन्म इतना दुख सहना पड़ रहा है। ये अध्याय किसान की नियति के आगे उसकी मजबूरी और लाचारी को दिखाता है। वो अपनी समस्याओं की वजह किस्मत या पिछले जन्म के पापों को मानने लगता है, जबकि असली वजह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है। धनिया की बीमारी और इलाज का खर्च। होरी के संकट कम होने का नाम ही नहीं लेते। इस बार उसकी पत्नी धनिया बीमार पड़ जाती है। बीमारी गंभीर है। होरी को डॉक्टर बुलाना पड़ता है, दवाइयाँ लानी पड़ती हैं। इस सब में पैसा खर्च होता है। होरी को फिर से कर्ज लेना पड़ता है। इस बार वो गांव के किसी दूसरे साहूकार के पास जाता है। धनिया की बीमारी होरी के लिए एक नई चुनौती है। धनिया सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी सहचरी और मार्गदर्शक भी है। धनिया के बिना घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। होरी उसके इलाज के लिए हर संभव कोशिश करता है, भले ही उस पर और कर्ज बढ़ जाए। ये दृश्य गरीबी में स्वास्थ्य समस्याओं के भयानक परिणामों को दिखाता है। एक गरीब आदमी के लिए बीमार पड़ना एक आर्थिक तबाही है। प्रेमचंद यहाँ गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति पर भी रोशनी डालते हैं। गोबर की गिरफ्तारी और राजनीतिक चेतना। गोबर जमींदार के खिलाफ किसानों को संगठित करने का काम करता रहता है। एक दिन जमींदार के लठैत किसानों पर हमला कर देते हैं। गोबर उनका डटकर मुकाबला करता है। इस झड़प में एक लठैत घायल हो जाता है। पुलिस गोबर को गिरफ्तार कर लेती है। गोबर की गिरफ्तारी होरी के परिवार के लिए एक और बड़ा धक्का है। होरी बुरी तरह घबरा जाता है। वो गोबर को छुड़ाने के लिए हर जगह चक्कर लगाता है। ये अध्याय दिखाता है कि कैसे एक आम आदमी का विद्रोह उसे सीधे सत्ता के चंगुल में फंसा देता है, लेकिन साथ ही ये किसानों में एक नई राजनीतिक चेतना के जागने का भी संकेत है। गोबर भले ही जेल चला गया, लेकिन उसने ये
दिखा दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। होरी की आखिरी इच्छा गोदान। अब होरी के पास कुछ नहीं बचा, न गाय, न जमीन पर पूरा हक, न बेटा। वो पूरी तरह टूट चुका है। वो दिन रात सिर्फ एक ही बात सोचता है, गोदान। उसे लगता है कि अगर उसने गोदान कर दिया तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वो धनिया से कहता है, धनिया बस एक गोदान कर दूं, फिर चैन से मरूं। लेकिन सवाल है कि गोदान के लिए गाय कहाँ से लाए। होरी के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो एक गाय खरीद सके। वो मजबूर है, लाचार है। उसकी ये आखिरी इच्छा भी अधूरी रह जाती है। प्रेमचंद यहाँ एक विडंबना पैदा करते हैं। जिस गोदान के लिए उसने जिंदगी भर तरसा, वो गोदान उसकी मौत के बाद भी नहीं हो पाता। होरी की मृत्यु। होरी की तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। एक दिन वो अचानक गिर जाता है। धनिया उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। धनिया समझ जाती है कि अब उसका सब कुछ खत्म होने वाला है। वो दौड़कर पंडित दातादीन को बुलाने जाती है, लेकिन जब तक वो लौटती है तब तक होरी की सांसें थम चुकी होती हैं। होरी चला गया। वही होरी जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। वही होरी जिसका सपना था एक गाय। वही होरी जिसकी आखिरी इच्छा थी गोदान। लेकिन उसकी मौत के बाद भी वो गोदान नहीं हो सका। उसके पास ना तो गाय थी, ना ही गाय खरीदने के पैसे। धनिया फूट फूट कर रोती है। उसके सामने है उसके पति की लाश और उसके सिर पर है कर्ज का पहाड़। उसे याद आता है वो दिन जब होरी ने गाय खरीदने की जिद की थी। उसने कहा था ना, ये गाय हमारे कलेजे का कांटा बनेगी, और वो कांटा आज उसके कलेजे में उतर गया। गोदान, एक विडंबना। होरी के मरने के बाद उसकी अर्थी को उठाने की तैयारी होती है। गांव के लोग आते हैं। पंडित दातादीन कहते हैं कि अंतिम संस्कार से पहले गोदान होना चाहिए। धनिया के पास पैसे नहीं है। वो किसी से मदद मांगती है, कोई नहीं देता। आखिर में गांव का एक व्यक्ति कहता है, इसे ले लो, ये 20 रुपए हैं, गोदान कर दो। धनिया के हाथ कांप रहे हैं। वो वे 20 रुपए पंडित के हाथ पर रख देती है। पंडित मंत्र पढ़ता है, गोदान हो जाता है। लेकिन ये गोदान किस गाय का था? कहाँ थी वो गाय? ये तो सिर्फ रुपयों का गोदान था, एक रस्म, एक औपचारिकता। होरी के जीवन का सबसे बड़ा सपना उसकी मौत के बाद भी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया। तो ये थी होरी की कहानी, एक ऐसे किसान की कहानी जिसने सिर्फ एक गाय का सपना देखा था, लेकिन जिसकी किस्मत में सिर्फ कर्ज, शोषण और मौत लिखी थी। गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये उस भारत का दर्पण है जहां आज भी करोड़ों होरी अपनी गाय के सपने को संजोए, कर्ज के बोझ तले दबे, मिट्टी में सने एक बेहतर कल की आस में जी रहे हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक सवाल है, एक तकलीफ है, एक पुकार है।